हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, फिट और फाइन होंगे। तो बच्चों, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे और बहुत ही मन लगा के पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हमें क्या पढ़ना है। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.2 के कुछ एग्जाम्पल्स को देखेंगे। हम लोग चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज को पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोग 6.2 के एग्जाम्पल को आज हम लोग समझने वाले हैं। बच्चों, अंतिम कक्षा में मैंने आपको थेल्स प्रमेय बीपीटी थ्योरम जो है वो मैंने आपको सिखाया हुआ है। यदि आपने उस क्लास को नहीं देखा है, उस कक्षा को नहीं समझा है, तो पहले आप उसे देखें, उसके बाद आज के क्लास में आपका वेलकम है। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्या समझेंगे, 6.1 के कुछ एग्जाम्पल्स को समझेंगे और इन एग्जाम्पल के माध्यम से उस थेल्स थ्योरम के एप्लीकेशन को आज हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि यदि आपने थेल्स थ्योरम नहीं पढ़ा है तो पहले उसे जाकर कंप्लीट कर ले। आइए आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं कि क्वेश्चन हमारे सामने क्या है। तो बच्चों, क्वेश्चन है, यदि कोई रेखा ए बी सी की भुजा ए बी और ए सी को क्रमशः डी और ई पर प्रतिच्छेद करे तो भुजा बी सी के समांतर हो तो सिद्ध करना है ये वाली बात। अब बच्चों समझना गौर से है। यदि कोई बच्चा हमारे पास कल से जुड़ा हुआ है या कल हमें देखा हुआ है, लास्ट क्लास को अच्छे से फील किया हुआ है, तो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े हुए हैं बच्चों थेल्स थ्योरम। क्या पढ़े हैं? तो थेल्स थ्योरम। अब थेल्स थ्योरम क्या है, यदि आप उसे एक बार के लिए समझ लें तो आपको आज का क्लास बहुत ही आराम से समझ में आएगा। यदि कोई त्रिभुज इस तरह से है और यदि इस त्रिभुज के किसी तीसरी भुजा या किसी एक भुजा के समांतर यदि कोई रेखा इस प्रकार खींच दें कि इस भुजा और इस भुजा पर ये बीच बीच में इस तरह से प्रतिच्छेद करे, तो ऐसे समय में क्या होता है, यदि हम इसे ए बी सी और डी और ई लिख दे बच्चों, तो ऐसे समय में क्या होता है, कंडीशन समझ में आया। कंडीशन हमें यह कहता है कि यदि कोई त्रिभुज है और इस त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा को खींच दिया जाए और वो दो बाकी के दो भुजाओं को इस तरह से दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता हो, तो इन दोनों का जो अनुपात है वो इन दोनों के अनुपात के बराबर हो जाएगा। मतलब एडी बटे बी डी ये बराबर हो जाएगा किसके, ए ई बटे ई सी। क्या हो जाएगा बच्चों, ए ई बटे ई सी। ये हम लोग लास्ट क्लास में सिद्ध किए हुए हैं किससे, तो थेल्स थ्योरम से। इन्हीं को आज हम लोग यूज करने वाले हैं अपने क्वेश्चंस में और देखते हैं कि आज का क्वेश्चन कैसे हमारी मदद करता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो आइए समझते हैं और क्वेश्चन हमारा क्या है उसे गौर से पढ़ लें। क्वेश्चन तो हम लोगों ने समझ लिया है, थ्योरम सॉरी फिगर को गौर से देखें। एक है हमारा ए बी सी और यहाँ है डी और ई जो इसे प्रतिच्छेद कर रहा है, तो आपको सिद्ध करना है एडी, एडी बटे ए बी पूरा सिद्ध करना है और फिर ए ई बटे ए सी। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, हम सॉल्व ऐसे करेंगे, लिखेंगे क्या कि दिया है ना बच्चों, दिया है क्या वो देखो, तो दिया है ए बी और ए सी को डी बिंदु पर ये प्रतिच्छेद कर रहा है और बी सी के समांतर हो गया। बी सी के समांतर कौन हो गया, डी ई। मतलब दिया है कि डी ई जो है ये समांतर हो गया है बच्चों बी सी का। अब यदि ऐसा होगा तो हमने लास्ट क्लास में ही समझाया थेल्स थ्योरम से कि ए डी बटे में बी डी हम लिख सकते हैं। मतलब क्या लिख सकते हैं, AD डिवाइड बाई BD ये बराबर हो जाएगा किसके, इधर हो जाएगा AE बटे EC, है ना। तो लिख देंगे AE और बटे में EC। ये हमारा हो सकता है, क्यों, क्योंकि ये और ये इसके समांतर हो चुका है और ये इन दोनों को इन बाकी के दो भुजाओं पे इस तरह से प्रतिच्छेद कर रहा है। अब यदि ऐसा है हम क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे, मतलब इसको भी रिवर्स कर दो, इसको भी प्रतिलोम कर दो। तो बच्चों इसे हम लिख सकते हैं BD बटे में AD और बराबर में EC बटे में AE। अब क्या करना है, दोनों तरफ एक जोड़ने पर, दोनों तरफ एक जोड़ने पर, ये तभी किया जाता है बच्चों, ध्यान रखना है, ये तभी किया जाता है जब हमको सिद्ध करना हो आधा और फिर पूरा, मतलब आधा बट्टे में पूरा और फिर आधा बट्टे में पूरा, तभी हम लोग उसमें एक ऐड करते हैं। अब देखो यदि हम ऐसा करते हैं तो हो जाएगा BD और बट्टे में AD और इधर से भी आप एक ऐड कर दो और इधर EC बट्टे में AE, है ना, AE, और इधर भी हम लोग क्या करते हैं, एक ऐड कर देते हैं। अब सोचो एक ऐड करने के बाद यहाँ पर एलसीएम जाएगा तो ये बनेगा BD और प्लस ये वहां पर जाएगा तो बन जाएगा AD और डिवाइड बाई AD तो रहने ही वाला है। उसी तरह से इधर करना चाहें हम तो हो जाएगा EC और ये यहाँ एक से गुना होगा तो बन जाएगा AE और पूरा बट्टे में क्या हो जाएगा, तो AE हो जाएगा। बहुत अच्छे से बोर्ड पे देखना, आपको सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अब बच्चों BD और AD, B से लेकर D तक और A से लेकर D तक, यदि AD को और BD को आपस में जोड़ दिया जाए तो क्या हम AB नहीं कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। मतलब इन दोनों के जगह पे हम लिख देने वाले हैं AB और नीचे में क्या हो जाएगा बच्चों, AD हो जाएगा, ठीक है। मतलब AB बटे AD बराबर में क्या हो जाएगा, तो EC और AE। अब देखो गौर से, EC को और AE को यदि हम आपस में ऐड कर दें तो पूरा बनेगा
पूरा क्या बन जाएगा, तो AC बन जाएगा, यहाँ हो जाएगा AC और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, तो डिवाइड हो जाएगा आपका AE। अब बच्चों गौर से देखोगे, क्या हमें यही बात साबित करनी थी? बिल्कुल नहीं, हम क्या कर सकते हैं, इसको रिवर्स करेंगे, थोड़ा उल्टा कर देंगे, जैसे शुरुआत में क्या था। तो यदि हम ऐसा करना चाहेंगे तो AD और बट्टे में क्या हो जाएगा, AB बराबर ये भी पलट जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, AE और नीचे हो जाएगा AC। बच्चों यही गौर से देख लो, तो हमारे पास सिद्ध करने के लिए यही कॉन्सेप्ट था जिसे हमें साबित करना था। तो इस तरह से आपका ये कॉन्सेप्ट हो जाता है बच्चों प्रूफ, है ना। तो लास्ट में आपको लिख देना है प्रूफ। बताओ कैसा लगा क्वेश्चन बनाने में, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से हम लोग एग्जाम्पल नंबर 1 को बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं, बस इस तरह से आपको प्रूफ करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को गौर से पढ़ना है और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है उसे गौर से देखें। क्वेश्चन कहता है यदि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, समलंब का मतलब होता है जब दो भुजा इस तरह से समांतर हो लेकिन दो भुजा समांतर ना हो, तो इसे हम लोग समलंब चतुर्भुज कहते हैं, जिसमें AB जो है वो DC के समांतर है। इसका मतलब आप फिगर में यहां देख सकते हैं कि फिगर दिख रहा है AB और हमारा DC जो है ये आपस में समांतर दिख रहा है। असमांतर जो भुजा है AD और इधर BC है ना, ये दोनों, इस पर क्रमशः बिंदु E और F इस प्रकार स्थित है कि EF जो है वो AB के समांतर हो गया, EF जो है वो AB के समांतर हो चुका है। ठीक है, देखिए आकृति में और दर्शाइए कि AE बटे ED मतलब A से E और ED, AE बटे ED बराबर BF बटे FC, ये आपको साबित करना है। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले देखिए सॉल्व कैसे करना है। बच्चों क्वेश्चन है तो कुछ ना कुछ तो दिया होगा, दिया क्या है, इसमें दिया हुआ है कि EF जो है वो AB के समांतर है। तो आप देख सकते हैं कि EF AB के समांतर है और AB जो है वो DC के समांतर है, इसका मतलब तीनों एक दूसरे के समांतर हो गया, राइट। तो हम क्या लिख सकते हैं कि AB जो है ये समांतर है किसके, तो आपका पहले से दिया हुआ है कि ये CD के समांतर है और ये दोनों किसके समांतर है, तो EF के समांतर है। कहीं ना कहीं तीनों जो है वो एक दूसरे के क्या हो गया है, समांतर हो चुका है। अब यदि तीनों आपस में समांतर है तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें एक रचना करते हैं। देखिए रचना कैसी होने वाली है, गौर करेंगे यहाँ पर, तो हम लोग एक छोटी सी रचना करेंगे इस क्वेश्चन में। यहाँ A को C से मिला देंगे। अब जब हम A को C से मिला देते हैं तो इससे क्या होगा उसके बारे में हम लोग देखते हैं। और A को C से मिला देने के बाद जो है हम इसे क्या कर देंगे, यहाँ पर एक नाम दे देते हैं। मान लेते हैं ये नाम जो है बच्चों, ये नाम जो है ये इसका नाम हम लोग दे देते हैं, मान लेते हैं M, है ना। यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ हम M मान लेते हैं। अब यदि ऐसा हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं, देखना है। सबसे पहले लिखते हैं रचना, क्योंकि जो भी चीज एक्स्ट्रा होती है, जो हम एक्स्ट्रा अपने मन से फिगर में बदलाव करते हैं उसे हम रचना में लिखते हैं। तो रचना में हमने क्या किया है, A को C से मिलाया, A को C से मिलाया, ऐसे ही लिख देना है, A को C से मिलाया। अब यदि A को C से मिलाया है तो गौर करना है कि अब हमारा क्वेश्चन आगे कैसे बनेगा, लिखना है अब। और दो त्रिभुज आपको दिख रहा होगा, एक त्रिभुज ले लो ADC में, है ना। तो लिखेंगे त्रिभुज ADC में। ADC में एक बात आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर देख सकते हो DC जो है ये समांतर हो चुका है EM का। चूंकि EF पूरा DC के समांतर है तो क्या EM जो होगा वो DC के समांतर नहीं होगा, बिल्कुल होगा। इसका मतलब EM समांतर DC लिखेंगे, EM ये समांतर हो चुका है किसके, DC का। अब बच्चों आपको पता है यदि इस तरह से दो भुजाएं समांतर हो और यहाँ पे कट रहा हो तो हम लिख सकते हैं AE बटे ED, क्या लिखोगे बोलो, AE बटे में ED और बराबर के उस तरफ हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, तो AM बटे MC लिखेंगे। क्या लिख देंगे, AM बटे में MC। इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग एक और काम कर लेते हैं। इसी प्रकार से गौर करेंगे तो ट्राइंगल एक और ले लो उस तरफ वाला, अभी ये लिया, अब ये वाला देखो, तो इस त्रिभुज का नाम हो जाएगा ABC, है ना। अब यदि हम इस त्रिभुज का नाम लिख लेते हैं ABC तो इसमें कौन समांतर लग रहा है, MF या FM। FM जो है वो समांतर है AB का, तो हम लिख देंगे कि AB के समांतर कौन हो जाने वाला है बच्चों, FM हो गया है। अब यदि वहां पर भी गौर करोगे, इस ट्राइंगल को यदि उल्टा तरीके से आप देखें तो इसके समांतर में ये है, मैं आपको हाईलाइट करके दिखाऊं तो एक्चुअली में ये इस तरह से है कि ये जो है वो इसके समांतर है। अब यदि ये इसके समांतर है तो हम क्या कर सकते हैं, इतना मतलब MC बट्टे में AM बराबर में FC बट्टे में BF लिख सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि ये इसके समांतर है तो इतना इतना बट्टे समानुपाती, जो थेल्स थ्योरम है उस आधार पे हम क्या लिख सकते हैं, तो आप ऐसे लिखेंगे BF, है ना, BF बटे FC। उधर से यदि हम लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, BF बटे में FC, ये इक्वल हो जाएगा बच्चों AM बटे MC का। ठीक है, तो यहां लिख देते हैं हम AM बटे MC।
इक्वेशन नंबर 2 मान लो। अब गौर से देखो यहाँ पर, तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में ये राइट साइड आप देखोगे तो बिल्कुल एक जैसा नजर आ रहा होगा। मतलब यदि राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब हम AE बटे AD बराबर BF बाई AC लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखो समीकरण नंबर 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 को गौर से देखा जाए तो राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल हो जाएगा। मतलब AE बटे AD क्या हो जाएगा, AE बटे ED ये बराबर हो जाएगा किसका, BF बाई FC। तो यहां लिख दो BF बाई FC। और इस तरीके से बच्चों आई थिंक कि यही हमको सिद्ध करना था, और आप देख भी पा रहे होंगे कि यही वो चीज है जिसे हमें इस क्लास में और इस क्वेश्चन में सिद्ध करना था। तो लास्ट में आपको लिख देना है प्रूव्ड। बोलो कैसा लगा क्वेश्चन बनाने में, मजा आया? तो इस तरीके से आपको एकदम छोटे छोटे थेल्स थ्योरम को, इसीलिए मैंने आपको कहा कि थेल्स थ्योरम आपका दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आप उसके एप्लीकेशन को यूज करते हुए इन सारे क्वेश्चंस को बहुत ही आराम से बना पाएंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका अब कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब आता है हमारा एग्जाम्पल नंबर 3। अब देखो बच्चों एग्जाम्पल नंबर 3 में क्वेश्चन क्या है, फिगर को गौर से देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि यदि PS बाई एस क्यू है बराबर PT बाई TR है ऐसे सिचुएशन में, और एंगल PST मतलब ये वाला एंगल जो है ये बराबर है PRQ मतलब इस एंगल के बराबर है, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल दे रखा है। तो कहता है बताइए कि PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज कैसे है। ये जो आपको ट्राइंगल दिख रहा है बड़ा सा, इसको आपको समद्विबाहु त्रिभुज साबित करना है। ये हम कैसे करेंगे, देखो इसके लिए कुछ अंडरस्टैंडिंग आपके दिमाग में ऑलरेडी पहले से होना चाहिए। यदि ये बात आपको दिया हुआ है पहले से, मतलब सबसे पहले लिखो दिया है क्या बच्चों, तो दिया है आपका PS बाई SQ इज इक्वल टू PT बाई TR। अब गौर से देखोगे इस चीज को, यहां देखो PS बाई SQ और PT बाई TR ये कब होता है, जरा आप रेसिप्रोकल समझने की कोशिश करो, उल्टा समझने की कोशिश करो कि यदि ये और ये समांतर होता है तो इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना हम लिख सकते हैं। लेकिन यदि ऑलरेडी इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना दिया हुआ है तो क्या हम ये नहीं समझ सकते कि ST और QR आपस में समांतर होगा, बिल्कुल एक दूसरे का विलोम नहीं है। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। तो यदि ये चीजें ऐसी हो रही हैं तो हम लिख सकते हैं अतः हम क्या सोच सकते हैं कि ST QR के समांतर होगा। तो लिखेंगे अतः ST जो है वो समांतर होगा किसके, QR का। ये कैसे हुआ है बच्चों, तो ये हुआ है प्रमेय 6.2 जो आपके बुक में 6.2 के नाम से होगा, वो 6.2 है ना, या 6.1 6.2 ही है, ये 6.2 है। इसका विलोम जो है ये 6.2 में है, जबकि ऐसा होता कि इसके समांतर ये है तो इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना, यदि ये कहा जाता तो वो 6.1 में आता। तो ये प्रमेय आप अपने किताब में देख सकते हैं, इस तरह से दिया हुआ है। अब बच्चों आपको बेसिक बात आपको इस पर ध्यान रखना है, यदि इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना हो रहा है तो हम इसको और इसको समांतर साबित कर चुके हैं। ठीक है, और एक बात देखो, यदि ये दोनों चीजें आपस में समांतर है, ये और ये समांतर है, और इस लाइन को आप ऐसे तिर्यक रेखा समझ लो, ठीक है ना, तो क्या हम इस कोण इस कोण के बराबर कह सकते हैं क्या, बिल्कुल कह सकते हैं। और किस कोण से याद करो, तो इसे हम लोग कहते हैं संगत कोण से ये आपस में बराबर हो रहे हैं। कौन सा कोण, तो संगत कोण। अब चलो हम लिखते हैं, लिखेंगे अब क्या हो सकता है, एंगल का नाम लिखिए PST है ना, तो हम लिखने वाले हैं बच्चों एंगल PST ये बराबर हो जाएगा एंगल PQR के। तो एंगल PQR ये लिखो, ये कैसे हो पाया है, तो ये हो पाया है संगत कोण से। ठीक है, इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब लिखेंगे और क्या करना है एक बात, अब देखो गौर से, एंगल गौर से देखिएगा कि आपको ऑलरेडी एक चीज दिया हुआ है क्वेश्चन में ही, देखो गौर से, तो PST इज इक्वल टू क्या दिया है, PST ये ऑलरेडी क्या दे रखा है, PRQ के बराबर में, PRQ। अब बच्चों ये कैसे है, तो ये चीज आपको दिया हुआ है, ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है, इसे मान लीजिए आप समीकरण नंबर 2। यदि हम ऐसा करते हैं तो समीकरण नंबर 2 के वजह से हम क्या समझ पाएंगे बताओ। समीकरण 1 और 2 को फिर से गौर से देखो तो आपको एहसास होगा कि PST इक्वल है, लेफ्ट साइड इक्वल है, मतलब ये एंगल और ये एंगल भी आपस में क्या होगा, तो इक्वल होगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 और 2 से ये बात बिल्कुल साफ हो जा रही है कि PST इक्वल है तो PQR और PRQ भी आपस में बराबर हो जाएगा। मतलब PQR जो ऊपर में हम देख पा रहे हैं, PQR ये बराबर हो जाएगा एंगल PRQ का। अब यदि आप यहां तक बातों को समझ पाए हैं तो गौर फरमाएं बच्चों, यदि PQR और PRQ इक्वल हो चुका है, मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो चुका है, और यदि आपने ये वाला रूल पढ़ रखा है पहले से कि यदि किसी त्रिभुज के ये नीचे के दो एंगल आपस में बराबर हैं तो इसके सम्मुख भुजाएं, मतलब इसके सामने का ये और इसके सामने का ये दोनों भुजाएं भी आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो लिखेंगे
लिखेंगे क्या, तो लिखेंगे चूंकि दो, या ऐसे लिखिएगा सम्मुख भुजाएं, है ना, किसी त्रिभुज के, क्या लिखेंगे, यदि ये दोनों आपस में बराबर है तो लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः त्रिभुज के दो बराबर कोणों के सम, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, सम्मुख, है ना, तो हम लिखेंगे सम्मुख भुजाएं। यदि दो कोण आपस में बराबर है, ये दोनों कोण आपस में बराबर है, तो उसकी सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। अब बच्चों यदि ये आपस में बराबर होती हैं, मतलब ये और ये एंगल में आपस में बराबर है, तो उसका सम्मुख भुजाएं भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये और ये एंगल यदि बराबर है तो इधर से PR और इधर से PQ बराबर होगा, तो हम कह सकते हैं अतः PR बराबर है किसके, PQ के बराबर है। और यदि दो भुजा आपस में बराबर हो गया बच्चों, तो क्या हम इसे समद्विबाहु त्रिभुज नहीं कह सकते, बिल्कुल कह सकते हैं। तो लिखेंगे अतः हम ये भी कह सकते हैं कि ट्राइंगल PQR जो है वो एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज है। और ये बात हम लोगों ने साबित कर दिया है। बोलिए क्वेश्चन कैसा लगा, बहुत ही छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन था, लेकिन अंडरस्टैंडिंग बेस्ड था। तो यदि आपको ये चीजें आती हैं पहले से कि यदि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज के यदि दो कोण आपस में, ये त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हैं, तो इसकी जो सम्मुख भुजाएं होती है ये आपस में बराबर होती है। ये क्लास 9 का ही कॉन्सेप्ट था, ठीक है। उस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम लोगों ने आज इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया है। तो बताइए यहां खत्म होता है बच्चों आपका एग्जाम्पल नंबर 3। बताओ ये सारे एग्जाम्पल आपको कैसे लगे हैं, और यदि आपको एग्जाम्पल अच्छे लगे हैं तो ठीक है, आपको ये सारे जो हमने अभी पढ़ाया है आपको ये सभी को प्रैक्टिस कर लेना है। पाइथागोरस नहीं, थेल्स थ्योरम जो हमने आपको पढ़ा रखा है उसे बहुत ही अच्छे से कर लेना है। एप्लीकेशन का यूज करते हुए आप इन सभी क्वेश्चंस को बना सकते हैं। चलिए बच्चों आज के क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। यदि आप लोगों को आज का क्लास अच्छा लगा होगा तो चैनल के साथ अभी जुड़ जाएं, सब्सक्राइब करें और उन बच्चों को भी भेजें जिसे इसकी जरूरत है। चलिए मिलते हैं फिर से एक और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए और आगे के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को खुद से बनाने की कोशिश करते रहें। चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।